नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। और देखिए बेटा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर्स रेडियस हैं। तो देखिए, बोर्स रेडियस है, बोर्स रेडियस। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि नील्स बोर ने जो अपना जो कंसेप्ट बताया था, एटॉमिक मॉडल बताया था, नील्स बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल बताया था वो क्या था? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, देखिए, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल है। तो इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं और इन शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इन शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें तीन चीजें हैं जो हमें पता करनी है। पहली तो ये जो शेल्स है, जैसे ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। इन शेल्स की रेडियस क्या होगी, किस शेल की रेडियस कितनी है, एक तो हमको ये पता करनी है ना। एक तो रेडियस ऑफ शेल, ठीक है। सेकंड बात जो है हमको पता करनी है कि ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो सभी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। तो जैसे इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। जैसे इस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तेज होगी, फिर थोड़ा कम होगी, फिर थोड़ा कम होगी, फिर थोड़ा कम होगी। लेकिन नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल है। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यानी हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है। तो किस शेल की एनर्जी कितनी होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, इन शेल्स की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है। यानी कि energy level increases with the increasing of the distance from the nucleus. ओके, तो देखिए हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ शेल्स। तो देखिए बेटा, ये तीन बातें हमको पढ़नी है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आपको ये आपके एनसीईआरटी में तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेंगे, इनकी डेरिवेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको नीट और आईआईटी के लेवल के हिसाब से मैं इनकी पूरी डेरिवेशन आपको समझाऊंगा और इन पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो सारा आपको समझाऊंगा। एक एक बात को जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द शेल की, कि किसी भी शेल की रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इस बात की, रेडियस ऑफ द शेल की। बोर्स रेडियस है, इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर दो फोर्स वर्क करते हैं। एक आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो एक इनवर्ड है ना डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देखिए, ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ऑलवेज ईच अदर। तो ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जितना फोर्स अंदर की ओर लग रहा है ठीक उतना ही फोर्स एक बाहर भी लगता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। एक तो होता है, ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की ओर लगता है। इसका फॉर्मूला होता है ZE² अपॉन R², जहां पे Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए यहां 1 होगा Z एटॉमिक नंबर, और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द R इज द रेडियस ऑफ द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ये फोर्स क्यों लग रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव न्यूक्लियस की ओर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। दूसरा फोर्स जो इसको बैलेंस करता है वो ये है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। देखिए mv² अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होता है, क्यों लगता है? ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पर ही लगे, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग सकता है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आप और हम भी इसको महसूस करते हैं जब कभी बस में आप बैठे और सर्किल पे जब बस अचानक घूमती है तो आप बाहर की ओर गिरने लगते हो, आपके ऊपर बाहर की ओर एक बल लगता है जो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर धकेलता है, इसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसके अलावा जैसे आपने सर्कस में देखा होगा कि मौत के कुएं में वो जो बाइक चलाता है, एक स्टंटमैन होता है जो कि बाइक चलाता है, तो देखिए वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में वो जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी इस पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व करता रहे, इसके लिए दो फोर्स इसके ऊपर लगते हैं जो कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और वो दोनों फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स ZE² अपॉन R², एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की ओर लग रहा है वो है mv² अपॉन R, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, एक R से ये R कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा ZE² अपॉन R is equals to mv². Here is the equation number 1. Is that clear? Any problem anyone? Okay. अब देखिए बेटा नील्स बोर की एक पोस्टुलेट है जिसको थर्ड पोस्टुलेट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द नील्स बोर, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम mvr वो किसके बराबर होता है? nh अपॉन 2π के। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर mvr, because of according to Niels Bohr mvr is equals to nh upon 2π. Is that clear? अब हमको इसमें v की वैल्यू चाहिए, तो इसको v यहां से ले लीजिए आप। तो v is equals to nh upon 2π mr, जहां पे n जो है ये है नंबर ऑफ शेल, किसी भी शेल, जिस शेल की आप बात करना चाह रहे हैं वो नंबर ऑफ शेल। h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, और पाई कांस्टेंट है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है, r इज द रेडियस, r जो है वो रेडियस है। तो देखिए इसमें आपके बिकॉज ऑफ v² है, इसमें v² है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2। अब ये v की वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसमें रख दीजिए। तो अब देखिए ZE²
अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू, इसको स्क्वायर करके रखेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर से एम कैंसिल, और आपके आर से ये आर कैंसिल। आपको रेडियस चाहिए तो ये रेडियस इस आर को इधर ले आए और बाकी को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इज दैट क्लियर? तो ये जो है फॉर्मूला आर नील्स बोर की एटॉमिक मॉडल में किसी भी शेल की रेडियस कैलकुलेट करने में इसका यूज होता है। अब कैसे इसको और आगे थोड़ा सा अपन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब इनमें जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको अलग कर दीजिए और जो कांस्टेंट नहीं है उनको अलग कर दीजिए। तो देखिए R इज इक्वल टू n कांस्टेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग शेल्स के लिए n की वैल्यू अलग अलग है, तो n कांस्टेंट नहीं है ना, तो अलग अलग शेल्स के लिए n की वैल्यू अलग अलग है, तो यहां इसको अलग रख देते हैं अपन, ठीक है। अपॉन दूसरी जो क्वांटिटी देखिए h कांस्टेंट है उसको अलग रखेंगे अपन। इनमें से कौन कौन कांस्टेंट नहीं है? 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता, लेकिन z कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होता है। z इज द एटॉमिक नंबर, z इज द एटॉमिक नंबर जो कि अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, बोरॉन के लिए 5, इस तरह से। तो ये इसको भी अलग लिख देते हैं अपन। तो ये क्वांटिटीज दो ऐसी है जो कांस्टेंट नहीं है, बाकी कांस्टेंट क्वांटिटीज को इधर लिख देते हैं अपन। एच स्क्वायर, एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और 4 अपने आप में कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और e स्क्वायर, e भी कांस्टेंट है। अब इन सब की वैल्यूज क्या देखिए, h जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। इज दैट क्लियर? और नीचे आ जाइए, पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 3.14 है, या 22/7 3.14। और m जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, वो लर्न करने वाली है, ये सब लर्निंग क्वांटिटीज है बेटा, है। तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻29 ग्राम और 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इज दैट क्लियर? और अब आ जाओ E जो है चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, E जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और ये तो कूलाम में है। और अगर मान लीजिए 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, ये एक अलग यूनिट है जिसको कहते हैं को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब की वैल्यू अगर हम रख देंगे यहां पर, इन सब में से इन सब की वैल्यू यहां रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपके n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो ये देखिए कैलकुलेटेड फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब देखिए किसी भी शेल की रेडियस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो जिस शेल के लिए पूछे उसके लिए तो n की वैल्यू रख दो, और जिस एटम के लिए पूछे इसके लिए z की वैल्यू रख दो, है ना। और अगर मान लीजिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, तो R इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर दीजिए। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके,
अब मैं आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल देके आपको कुछ शेल्स की रेडियस कैलकुलेट करके बताता हूं। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सेकंड शेल की आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है ना। तो हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल, तो देखिए गिवन क्वांटिटीज जो है आपकी पहले देख लीजिए। फॉर हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू तो हो जाएगी 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 है। z इज द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, इसलिए z इज इक्वल टू 1। और n यानी कौन सी शेल की पूछिए, सेकंड, यानी n की वैल्यू रख दीजिए सेकंड। तो r इज इक्वल टू, अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 है। तो r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.529, ये एंगस्ट्रन में है ना। और r इज इक्वल टू 4 इंटू 0.529 इज इक्वल टू तो यह आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रन, या 2.116 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, या 2.116 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर हैं। इस तरह से आप किसी भी एटम की किसी भी शेल की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीजिए बेटा, इजाज़त दीजिए इसी के साथ विनोद राणा को। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इन शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, भाई शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।